पिरामिड नुमा मकबरे और राजाओं की घाटी, शक्तिशाली फराओ राजाओं के अंतिम विश्राम स्थल। घाटी में मौजूद संभावित 63 मकबरों में से एक ऐसा है जो बाकी सभी से अलग है और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। एक सदी से भी अधिक समय में पहली बार पुरातत्वविदों ने एक प्रामाणिक फराओ राजा के मकबरे की खोज की है जो थुटमोस द्वितीय का विश्राम स्थल है और 3500 वर्षों से गुमशुदा था। लेकिन उन्हें जो मिला वह प्राचीन दफन प्रथाओं से कहीं अधिक विचित्र था। प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच 1.4 मीटर ऊंची एक सीधी पत्थर की दीवार खड़ी थी जो ताबूत को अंदर ले जाने के सभी पारंपरिक रास्तों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही थी। आखिर एक शाही मकबरे में अनंत काल के द्वार पर ऐसी असंभव बाधा क्यों थी? इन पत्थर की सीढ़ियों में कौन सा रहस्य छिपा है और ये किस जटिल योजना को पूरा करती थीं? आइए मिलकर इसका पता लगाएं। शाही अवरोध की निरर्थकता। अक्टूबर 2022 में डॉक्टर पियर्स लिथरलैंड के नेतृत्व में मिस्र और ब्रिटेन की एक संयुक्त पुरातात्विक टीम ने वादी अल घरबी की खड़ी चट्टानों के भीतर छिपी एक गुप्त कब्र के प्रवेश द्वार का पता लगाया। यह स्थल राजाओं की घाटी से लगभग 2.4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। यह स्थान पुराने पुरातात्विक मानचित्रों में C4 के रूप में चिह्नित था और केवल कुछ समय के लिए ही दिखाई दिया था। इससे पहले किसी ने भी इसकी व्यवस्थित खुदाई नहीं की थी। जैसे ही विशेषज्ञों ने हजारों वर्षों में जमा हुई मिट्टी और पत्थरों की परतों को हटाना शुरू किया, उन्हें नव साम्राज्य काल की एक विशिष्ट दफन संरचना मिलने की आशंका हुई। उन्हें उम्मीद थी कि ढलानदार गलियारों की एक श्रृंखला सीधे रानी या शाही परिवार के किसी छोटे सदस्य के ताबूत कक्ष तक जाती होगी। लेकिन मकबरे C4 के अंदर की वास्तविकता ने अब तक दर्ज सभी वास्तुशिल्पीय मानदंडों को तुरंत नष्ट कर दिया। मकबरे का प्रवेश द्वार अत्यंत संकरा था। यह चट्टान की दीवार में 40 सेंटीमीटर से भी कम चौकोर आकार के एक मोटे तौर पर तराशे गए छेद से बना था। 10 मीटर लंबी सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़ने के बाद पुरातत्वविद एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां अंत्येष्टि वास्तुकला का मूल सिद्धांत टूटना शुरू हो गया। सामान्य शाही मकबरों में फर्श पर हल्की ढलान या सीढ़ियां होती थीं ताकि भारी वस्तुओं को आसानी से ले जाया जा सके। लेकिन 4वीं शताब्दी में प्रवेश गलियारा ऊंचाई में अचानक बदलाव के साथ समाप्त हो गया। गलियारे का फर्श मुख्य समाधि कक्ष के फर्श से 1.4 मीटर ऊपर था। यह कोई प्राकृतिक ढलान या साधारण सीढ़ी नहीं थी। इसने एक सीधी खड़ी दीवार बना रखी थी जो समाधि को 2 अलग-अलग स्तरों में विभाजित करती थी, जिनके बीच आवागमन के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं था। मौके पर लिए गए मापों से पुष्टि हुई कि 1.4 मीटर की यह दूरी एक औसत वयस्क की छाती की ऊंचाई के बराबर थी। प्राचीन इंजीनियरों को इस तरह का गैप बनाने के लिए सावधानीपूर्वक और सोच समझकर नक्काशी करनी पड़ी होगी। हालांकि इसके पीछे का उद्देश्य एक मकबरे के उद्देश्य से पूरी तरह विरोधाभासी प्रतीत होता है। उस युग के किसी फराओ के पत्थर के ताबूत का वजन आमतौर पर कई टन से लेकर दर्जनों टन तक होता था। इसका विशाल आकार गलियारे की चौड़ाई से कहीं अधिक था। बिना किसी रैंप के सहारे 1.4 मीटर ऊंची इस खड़ी दीवार के पार इतने भारी और विशाल वस्तु को ले जाना अंतिम संस्कार करने वालों के लिए एक बेहद खतरनाक और अतार्किक तकनीकी चुनौती होती।
कई टन वजनी ताबूत को बिना किसी ठोस सहारे के नीचे उतारने से पत्थर की संरचना आसानी से नष्ट हो सकती थी या अंदर रखी मम्मी को नुकसान पहुंच सकता था। इसके अलावा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डॉक्टर जूडिथ बनबरी द्वारा तैयार की गई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्टों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण आंतरिक भाग की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया था। यह मकबरा चट्टान के किनारे स्थित 2 प्राकृतिक झरनों के संगम बिंदु के ठीक नीचे था। जब भी भारी बारिश होती थी, कीचड़ और मलबे से भरा बाढ़ का पानी संकरे प्रवेश द्वार से सीधे अंदर घुस जाता था। फिर वह 1.4 मीटर की सीढ़ी से जोरदार तरीके से नीचे गिरता था। सदियों से बाढ़ की गाद जमकर कंक्रीट जितनी मजबूत ठोस चट्टान बन गई थी। इसने निचले कक्ष को भर दिया और पत्थर की सीढ़ी के आधार को भी ढक लिया। विशेषज्ञों को इस कठोर जमाव को हटाने के लिए हाथ के औजारों से कई महीनों तक काम करना पड़ा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जब मकबरा नया बना था, तब भी 1.4 मीटर की यह सीढ़ी एक बाधा के रूप में काम कर रही थी, जो सामान्य प्रवेश और व्यावहारिक उपयोग को पूरी तरह से रोक रही थी। खुदाई दल द्वारा 18वीं राजवंश के आसपास के शाही मकबरों, जैसे कि रानी हतशेपसुत का मकबरा KV 20 के नाम से जाना जाता है, या राजा थुटमोस तृतीय का मकबरा KV 34 के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन करने पर भ्रम की स्थिति और भी गहरी हो गई। इन स्मारकों में उनकी जटिलता के बावजूद मार्ग हमेशा पवित्र समारोहों के लिए उपयुक्त सुगम मार्ग प्रदान करते थे। दूसरी ओर मकबरा सिचार जानबूझकर अपने इच्छित कार्य के विपरीत बनाया गया प्रतीत होता था। 1.4 मीटर की यह सीढ़ी कब्र लुटेरों से बचाव का काम नहीं करती थी, क्योंकि इसमें कोई गुप्त प्रवेश द्वार नहीं छिपा था। इसने बस जगह में एक कठोर रुकावट पैदा कर दी थी। ऊपरी गलियारे में खड़े होकर बाढ़ के पानी से तबाह हो चुके खाली दफन कक्ष में नीचे देखते हुए पुरातत्वविदों के सामने एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न खड़ा हो गया। यदि किसी राजा को इस स्थान पर लाना इतना कठिन और जोखिम भरा था, तो इसे इस विशेष तरीके से क्यों बनाया गया? एक मानक शाही मकबरे के बारे में सभी शुरुआती धारणाएं कमजोर पड़ने लगीं। सीढ़ी के पास चट्टानी दीवारों पर दिखाई देने वाले छेनी के निशान साबित करते हैं कि ये किसी अधूरे काम या निर्माण त्रुटि के परिणाम नहीं थे। ये निशान स्पष्ट इरादे को दर्शाते हैं। फर्श के स्तर में आई इस दरार ने मकबरे को दफनाने के किसी भी प्रयास के लिए एक जाल में बदल दिया। पुरातत्व दल का मूड संभावित खजानों की उम्मीद से शुरू होकर इस निर्माण को देखकर गहरी हैरानी में बदल गया, जो पारंपरिक इंजीनियरिंग के नियमों को धता बता रहा था। वे समझ गए थे कि वे केवल एक पुरातात्विक स्थल की खुदाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें एक भौतिक पहेली का सामना करना पड़ा, जिसका उत्तर धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि 1.4 मीटर के उस बेहद पेचीदा माप में मिला। इस अध्याय का मूल निष्कर्ष एक अकाट्य तथ्य पर आधारित है। यदि 1.4 मीटर का यह मापक तौलने में सहायता के लिए नहीं बनाया गया था, तो इसका वास्तविक महत्व किसी बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। मकबरा सिचार के अंधेरे में एक नया तर्क आकार लेने लगा। यहां फर्श की ऊंचाई का हर एक सेंटीमीटर एक ऐसी योजना का हिस्सा हो सकता था जो मिस्रविदों द्वारा पहले सोची गई किसी भी योजना से कहीं अधिक व्यावहारिक थी। उलटफेर का तर्क। जब गाढ़े कीचड़ के जमाव को हटाने का अंतिम प्रयास पूरा हो गया, तो मकबरे सिचार की संरचना के बारे में एक नया दृष्टिकोण उभरने लगा। इसने विशेषज्ञों को अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर कर दिया।
ऊपर के गलियारे से 1.4 मीटर की सीढ़ी को बाधा के रूप में देखने के बजाय शोधकर्ताओं ने नीचे स्थित दफन कक्ष से ऊपर की ओर देखना शुरू किया। इस नई स्थिति से छाती की ऊंचाई तक पहुंचने वाली दीवार अब बाधा नहीं लग रही थी। मानव शरीर रचना विज्ञान और भारी सामान उठाने की तकनीकों के सिद्धांतों के अनुसार 1.4 मीटर की ऊंचाई आदर्श माप थी। इससे निचली मंजिल पर खड़ी टीम बिना सीढ़ी या जटिल लिफ्टिंग सिस्टम के भारी वस्तुओं को उठाकर ऊपरी मंजिल पर ले जा सकती थी। दृष्टिकोण में इस बदलाव से एक अभूतपूर्व परिकल्पना सामने आई। संभवतः मकबरा C4 कभी भी शाश्वत विश्राम स्थल के रूप में नहीं बनाया गया था। इसके बजाय यह एक स्थानांतरण केंद्र या लोडिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता था, जिसे विशेष रूप से मकबरे से सामग्री की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस विचार को स्थल की वास्तविक स्थिति से तुरंत समर्थन मिला। डॉक्टर पियर्स लिथरलैंड और उनके सहयोगियों ने पाया कि मकबरा पूरी तरह से खाली था। फिर भी प्राचीन काल में मकबरे की लूटपाट से जुड़े कोई भी सामान्य संकेत वहां मौजूद नहीं थे। आमतौर पर होने वाली चोरियों में चोर अपने पीछे अव्यवस्था छोड़ जाते थे। वे पत्थर के ताबूतों के ढक्कन तोड़ देते थे, मिट्टी के बर्तनों के बेकार टुकड़े फेंक देते थे और उनका पूरा ध्यान कीमती धातुओं पर होता था। लेकिन C4 में सब कुछ अजीब तरह से व्यवस्थित और पूरी तरह से गायब हो गया था। प्लास्टर के घड़ों और टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के केवल छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे। ये टुकड़े चट्टानों की दरारों में या बाढ़ की मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए थे। इस उलटफेर के तर्क का समर्थन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रमाण स्वयं ऊंचे गलियारे की संरचना से मिला। गलियारे का फर्श कब्रगाह से ऊंचा होने के कारण एक प्राकृतिक उत्तोलक प्रभाव उत्पन्न हुआ। जब प्राचीन पुजारियों ने विनाशकारी बाढ़ के बाद शवों को निकालना चाहा, तो उन्हें भारी वस्तुओं को एक लंबी फिसलन भरी ढलान पर घसीटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे बस निचले कक्ष में खड़े हो गए, वस्तुओं को छाती के स्तर तक उठाया और उन्हें 1.4 मीटर ऊपर गलियारे के फर्श पर रख दिया। इस प्रक्रिया से सीमित स्थान और कम रोशनी में भी सामान का सबसे कुशल और तीव्र परिवहन संभव हो सका। यदि निर्माणकर्ताओं का अंतिम लक्ष्य आपातकालीन निकासी की तैयारी करना था, तो इस चरण का होना अचानक पूरी तरह से सार्थक हो गया। तलछट की परतों से बरामद प्लास्टर के घड़ों के टुकड़ों के आगे के विश्लेषण से विशेषज्ञों को थुटमोस द्वितीय के शासनकाल के स्पष्ट संकेत मिले। मिस्र के पुरातत्व सर्वोच्च परिषद के महासचिव मोहम्मद इस्माइल खालिद ने बताया कि ये इस राजा के अब तक खोजे गए पहले अंत्येष्टि सामान हैं। शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इन बर्तनों पर शाही उपाधियों के साथ साथ रानी हतशेप्सुत के दीर्घायु की कामना करते हुए आशीर्वाद भी अंकित थे। इस प्रमाण से संकेत मिलता है कि मकबरा केवल शव रखने का स्थान नहीं था, यह जीवित लोगों के कड़े नियंत्रण में निर्मित एक स्थान के रूप में कार्य करता था। यह तथ्य कि हतशेप्सुत ने अपने पति के अंतिम संस्कार की देखरेख एक ऐसी संरचना में की जिसे आसानी से हटाया जा सके, बाढ़ के कारण उत्पन्न जोखिम के बजाय एक रणनीतिक योजना का संकेत देता है। दीवारों पर बिखरे प्लास्टर के टुकड़ों में अतिरिक्त प्रमाण मिलते हैं। ये चित्र अमदुआत की पुस्तक के 7वें से 12वें घंटे तक के अंशों को दर्शाते हैं। यह धार्मिक ग्रंथ सूर्य देवता रा के 12 घंटे के अंधकारमय काल में पाताल लोक की यात्रा का वर्णन करता है। मकबरा विशेष रूप से अंतिम घंटों पर केंद्रित था। यह वह क्षण था जब सूर्य देवता ने अराजकता के सर्प एपप का सामना किया और फिर भोर में उनका पुनर्जन्म हुआ।
इस प्रकार के बल ने परिवर्तन और गति के विषयों को उजागर किया। प्राचीन मिस्र वासियों के मन में एक मकबरा मात्र एक पात्र से कहीं अधिक महत्व रखता था। यह पुनर्जन्म को सक्रिय करने के लिए डिजाइन की गई एक मशीन के रूप में कार्य करता था। जब इस धार्मिक प्रतीकवाद को 1.4 मीटर की सीढ़ी की भौतिक संरचना के साथ जोड़ा गया, तो एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। इस स्थल को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि यह अपनी सामग्री को पृथ्वी के नीचे हमेशा के लिए फंसाए रखने के बजाय उसे मुक्त कर दे। पुरातत्वविदों की समझ में आया, नाटकीय बदलाव तब अपने चरम पर पहुंचा जब उन्हें एक गहन तथ्य का एहसास हुआ। 2 झरनों के नीचे मकबरे का दुर्भाग्यपूर्ण स्थान शायद महान वास्तुकार इनेन्नी की कोई मूर्खतापूर्ण गलती नहीं थी। इसके विपरीत यह समग्र योजना का हिस्सा हो सकता था। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद मकबरे में आई बाढ़ ने पुजारियों को मम्मी और खजाने को किसी गुप्त स्थान पर ले जाने का एक उपयुक्त और धार्मिक रूप से मान्य बहाना प्रदान किया। 1.4 मीटर की सीढ़ी ने इस योजना को बाढ़ के पानी द्वारा सब कुछ नष्ट होने से पहले कम से कम समय में पूरा करने के लिए सटीक तकनीकी उपकरण के रूप में काम किया। मकबरा C4 प्राचीन इंजीनियरिंग की विफलता नहीं थी। यह एक प्राकृतिक आपदा के रूप में चतुराई से प्रच्छन्न रसद अभियान की शानदार सफलता थी। पर्यवेक्षकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया अब एक स्पष्ट गलती पर भ्रम से हटकर इस ठंडे और सटीक तंत्र के प्रति प्रशंसा और बेचैनी के मिश्रण में तब्दील हो रही है। हम समझते हैं कि हम एक ऐसे खोखले ढांचे के भीतर खड़े हैं जिसने 3500 साल पहले अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। अब मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि फर्श 1.4 मीटर ऊंचा क्यों था। नया प्रश्न यह है, यदि पूरी संरचना खजाने को ले जाने के लिए एक लोडिंग क्षेत्र के रूप में बनाई गई थी, तो उस सीढ़ी को पार करने के बाद राजा और उसकी विशाल संपत्ति की यात्रा वास्तव में कहां जाकर समाप्त हुई? थेबन चट्टानों की भूल भुलैया में उसका अंत कहां हुआ? यह स्वीकारोक्ति कि शाश्वत घर का तर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। मकबरा C4 केवल एक अस्थायी पड़ाव था। पत्थर की सीढ़ी 18वीं राजवंश के इतिहास में सत्ता के सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक की एकमात्र गवाह है। इससे भी बड़ा सत्य अगले अध्याय में उजागर होगा, जब हम उन लोगों के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे जो 3500 साल पहले इस कक्ष से बाहर निकले थे। क्षतिग्रस्त मम्मी और राज सत्ता के लिए भयंकर संघर्ष। मकबरा C4 के लोडिंग क्षेत्र की संरचना और वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति के बीच संबंध तभी स्पष्ट हुआ जब हमने फराओ थुटमोस द्वितीय की मम्मी की भौतिक स्थिति की तुलना 1.4 मीटर की सीढ़ी के डिजाइन से की। इस राजा की मम्मी मकबरा C4 के अंदर नहीं मिली थी। इसके बजाय यह 1881 में डियर अल बहारी में एक गुप्त शाही भंडार में मिला, जिसे कोड नंबर DB3-120 से जाना जाता है। जब आधुनिक मानव विज्ञानी ने अवशेषों का एक्स-रे स्कैन और फोरेंसिक विश्लेषण किया, तो उन्हें एक हिंसक और क्रूर स्थानांतरण यात्रा के निशान मिले। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनकी कब्र की वास्तुकला में 1.4 मीटर की सीढ़ी जैसी त्वरित अनलोडिंग प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों दी गई थी। थटमोस द्वितीय के अवशेषों से पता चलता है कि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई थी, संभवतः 30 वर्ष से कम आयु में। हालांकि जब इस राजा का शव मिला तो उसकी हालत भयावह थी। बायां हाथ कंधे के जोड़ से टूटा हुआ था, कोहनी से कलाई अलग हो गई थी और दायां हाथ कोहनी के नीचे से कटा हुआ था। ये चोटें युद्ध के घावों
या मृत्यु से पहले की बीमारी के कारण नहीं थीं। ये शव को ममीकृत करने के बाद लगाए गए अत्यंत शक्तिशाली बाहरी बलों के परिणाम थे। लंबे समय तक विद्वानों ने यह माना कि ये प्राचीन कब्र लुटेरों का काम था, लेकिन जब इसे मकबरे C4 के संदर्भ में देखा गया, जिसमें गलियारा ऊंचा था, तो एक अधिक व्यावहारिक परिकल्पना आकार लेने लगी। ये क्षति मकबरे की अनलोडिंग संरचना के माध्यम से किए गए आपातकालीन और अव्यवस्थित निकासी की लागत को दर्शाती है। 1.4 मीटर की माप पर एक बार फिर विचार करें। बाढ़ के बढ़ते जल और कीचड़ से ढकी जमीन के बीच छाती की ऊंचाई तक बनी पत्थर की दीवार पर रखे एक भारी लकड़ी के ताबूत में कसकर लिपटे हुए शव को ले जाना आदर से ज्यादा तेजी की मांग करता था। 1.4 मीटर ऊंची सीढ़ी की बनावट ऐसी थी कि नीचे खड़े पुजारी शव को उठा लेते थे, जबकि ऊपर गलियारे में खड़े लोग उसे खींच कर ले जाते थे। युवा राजा के शरीर पर मौजूद घाव और चोटें इस बात का भौतिक प्रमाण हैं कि शव को बाढ़ के पानी से पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के प्रयास में शव को इन संरचनात्मक बाधाओं के ऊपर से घसीटा और फेंका गया था। मकबरे की संरचना ने मम्मी की रक्षा नहीं की। इसने केवल यह सुनिश्चित किया कि आवश्यकता पड़ने पर मम्मी को यथाशीघ्र निकाला जा सके। प्रश्न उठता है कि एक शक्तिशाली राजा को ऐसे अस्थायी और जोखिम भरे दफन स्थान में क्यों रखा गया होगा? इसका उत्तर उस शख्सियत में निहित है जिसने मकबरा C4 के निर्माण और दफन की सीधी देखरेख की थी, रानी हतशेपसुत। 4वीं शताब्दी की तलछट की परतों के भीतर गहराई में पाए गए हतशेपसुत के नाम वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े महज कब्र में रखी जाने वाली वस्तुएं नहीं थे, वे सत्ता के प्रतीक थे। थुटमोस द्वितीय एक कमजोर स्वास्थ्य वाला राजा था जिसका शासनकाल छोटा था, और वह अपने पिता थुटमोस प्रथम की सैन्य महिमा और अपने पुत्र थुटमोस तृतीय की महान प्रतिभा के बीच फंसा हुआ था। इस बीच हतशेपसुत, उनकी पत्नी और सौतेली बहन में तीव्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। 1/4 मीटर की सीढ़ी नुमा सीढ़ी से निकलने के आसान रास्ते वाली कब्र का डिजाइन यह दर्शाता है कि हतशेपसुत ने उस स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी जिसमें थुटमोस द्वितीय की किसी निश्चित स्थान पर शारीरिक उपस्थिति अब सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रह जाती। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि हतशेपसुत ने अपने पति की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद शिशुपुत्र थुटमोस तृतीय के लिए रीजेंट के रूप में कार्य करने के बजाय स्वयं को फराव घोषित कर दिया था। इसे हासिल करने के लिए उसे शाही अंत्येष्टि अनुष्ठानों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो उत्तराधिकारी की वैधता स्थापित करने की कुंजी थी। मकबरे C4 में 1.4 मीटर का यह कदम वह साधन था जिसने उसे झरनों के नीचे एक असुरक्षित स्थिति में थुटमोस द्वितीय को दफनाकर और आसानी से खाली किए जा सकने वाली संरचना का निर्माण करके लचीलेपन के साथ इसे पूरा करने में सक्षम बनाया। हतशेपसुत ने ऐसी स्थिति बनाई जहां वह प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के बहाने राजा के अवशेषों को अपनी इच्छानुसार कहीं भी ले जा सकती थी। यह तथ्य कि मम्मी अंततः एक भव्य शाही मकबरे के बजाय DB 320 नामक एक गुप्त स्थान पर रखी गई, यह साबित करता है कि थुटमोस द्वितीय का परलोक पूरी तरह जीवित लोगों के हाथों में था। हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। 4वीं शताब्दी की वास्तुकला की बेतुकी बनावट कोई गलती नहीं थी। यह 3500 साल पहले मिस्र के दरबार में सत्ता के समीकरणों का सटीक प्रतिबिंब था। 1.4 मीटर का यह कदम आदर और व्यावहारिकता के बीच की सीमा को दर्शाता था।
थुटमोस द्वितीय के लिए यह एक ऐसी बाधा थी जिसने स्थानांतरण के दौरान उनके शरीर को नष्ट कर दिया। हतशेपसुत के लिए यह एक तकनीकी मंच था जिसने उन्हें अपने पूर्ववर्ती के अवशेषों का प्रबंधन करने और अपने शासनकाल का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। राजा की मम्मी के कंधे पर मौजूद दरारें और गलियारे के फर्श की 1.4 मीटर की ऊंचाई एक सुनियोजित और सावधानीपूर्वक किए गए निकासी अभियान को दर्शाने वाली एक ही तस्वीर के 2 हिस्से हैं। इस बिंदु पर हमारी मानसिकता अब केवल एक पुरातात्विक रहस्य के बारे में जिज्ञासा मात्र नहीं रह गई है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि पत्थर की वास्तुकला का उपयोग इतिहास को बदलने के लिए कैसे किया जा सकता था। मकबरा सी 4 मृतकों का मंदिर नहीं था। यह जीवित लोगों द्वारा संचालित एक उपकरण था। और ठीक इसी बिंदु पर हमें एहसास होता है कि खाली मकबरा भुलाया नहीं गया था। इसने स्थानांतरण केंद्र के रूप में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई थी। इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष हमें एक चिंताजनक परिणाम की ओर ले जाता है। यदि यह मकबरा एक सफल माल ढुलाई क्षेत्र था, तो निश्चित रूप से यह अपनी तरह की एकमात्र संरचना नहीं थी। अंतिम टुकड़ा और असली खजाने की उम्मीद। थुटमोस द्वितीय के मकबरे में 1.4 मीटर लंबी सीढ़ी की खोज का सबसे बड़ा प्रभाव केवल एक राजवंश के रहस्य को सुलझाने तक ही सीमित नहीं है। इसने पुरातत्व के क्षेत्र को प्राचीन मिस्र वासियों के बीच शाश्वतता की पूरी अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 सदी से भी अधिक समय तक हम मानते रहे कि मकबरे स्थिर भंडारण कक्ष थे। हालांकि 4वीं शताब्दी की वास्तुकला ने एक बिल्कुल नई अवधारणा को जन्म दिया, जो कि आवागमन के लिए एक आदर्श मकबरा था। आश्चर्य की बात यह है कि C4 की आपदा के बाद भी ऊंचे गलियारे के फर्श की इस डिजाइन को नहीं छोड़ा गया। इसके विपरीत यह 18वीं और 19वीं राजवंशों के सबसे बड़े फिरौन के मकबरों की एक मानक वास्तुशिल्पीय विशेषता बन गई। इससे पता चलता है कि मम्मी को स्थानांतरित करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता मिस्र के शाही परिवार की रक्षात्मक और आध्यात्मिक प्रणाली में एक पूर्व निर्धारित कार्य बन गई थी। मकबरा C4 के ऊपर की भूवैज्ञानिक परतों में एक व्यापक योजना के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। डॉक्टर पियर्स लिथरलैंड द्वारा किए गए भौगोलिक मापों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर कृत्रिम तलछट की 23 मीटर मोटी परतें जमा थीं। यह हजारों वर्षों में प्राकृतिक रूप से जमा हुई मिट्टी नहीं थी। यह एक विशाल निर्माण कार्य का परिणाम था, जिसका उद्देश्य पूरे प्रवेश द्वार को ढक देना और मकबरे की मौजूदगी को सबकी नजरों से छिपा देना था। मिस्रवासियों ने बाढ़ के कारण पहले से ही वीरान पड़े स्थल को मिटाने के लिए हजारों टन मिट्टी और पत्थर डालने में इतना प्रयास क्यों किया होगा? इसका एकमात्र तार्किक उत्तर यही है कि वे उस मार्ग के रहस्य को सुरक्षित रखना चाहते थे जिससे मम्मी और खजाने गुजरे थे। C4 के प्रवेश द्वार को दफनाना, 1.4 मीटर की गहराई तक माल उतारने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइल को बंद करने की क्रिया थी। इस जानकारी ने पुरातत्वविदों को दूसरे मकबरे के अस्तित्व के बारे में एक साहसिक परिकल्पना तक पहुंचाया। यदि C4 केवल बाढ़ और राजनीतिक दबाव से निपटने के लिए बनाया गया एक स्थानांतरण केंद्र था, तो निश्चित रूप से इसका कोई अंतिम गंतव्य भी रहा होगा। यह एक वास्तविक मकबरा होगा जहां कीमती कब्रों में रखी गई सभी वस्तुओं को स्थानांतरित कर दिया गया था। वास्तुकार इनेनी, जिन्होंने 4 पीढ़ियों के फराओ शासकों की सेवा की और स्वयं थुटमोस द्वितीय के लिए मकबरा बनवाया था, ने निर्माण कार्यों के बारे में रहस्यमय अभिलेख छोड़े हैं।
जिन्हें न तो किसी ने देखा है और न ही किसी को पता है। चौथी शताब्दी में 1.4 मीटर की सीढ़ी की उपस्थिति इनेनी की कारीगरी का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि बाढ़ के पानी से पहली कब्र के नष्ट होने के बाद राजा की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने पहले से ही एक रसद प्रणाली तैयार कर रखी थी। पुरातत्व जगत में तुतनखामुन की कब्र को उसकी अक्षुण्ण स्थिति के कारण एक चमत्कार माना जाता है, लेकिन C4 में हुई खोज से और भी बड़ी संभावनाएं खुल गई हैं। हमें एक और संपूर्ण शाही खजाना मिलने का अवसर मिल सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि इसे अच्छी तरह छिपाया गया था, बल्कि इसलिए कि इसे ऊंचे फर्श की प्रणाली के माध्यम से पेशेवर तरीके से निकाला गया था। C4 में मिले थुटमोस द्वितीय के नाम वाले बहुमूल्य प्लास्टर जार के टुकड़े परिवहन के दौरान बचे धूल के कण मात्र हैं। सोने के ताबूतों, रथों और हजारों शक्तिशाली कलाकृतियों सहित असली खजाना शायद अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हो, जिसे इनेनी ने C4 के लोडिंग क्षेत्र से गुजरने के बाद ही पहुंचने योग्य बनाया था। अब अनिश्चितता अपने चरम पर पहुंच गई है। हमें एहसास होता है कि राजाओं की घाटी के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे, वह सुनियोजित छल से भरी एक जटिल प्रणाली का मात्र ऊपरी हिस्सा था। एक मकबरा किसी यात्रा का अंत नहीं है। यह एक भूमिगत नेटवर्क का चौराहा है। 1.4 मीटर का यह कदम उस गुप्त माल उतारने की प्रक्रिया का एकमात्र बचा हुआ भौतिक प्रमाण है जिसने मिस्र के इतिहास की दिशा बदल दी। गलियारे के फर्श और समाधि कक्ष के बीच की खाई में झांकने पर हमें अब कोई वास्तुशिल्पीय त्रुटि नहीं दिखती। हमें पुजारियों की परछाइयां दिखाई देती हैं जो टिमटिमाती मशालों की रोशनी में एक राजवंश के अंतिम रहस्यों को जल्दी से स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाहर बाढ़ के पानी की गर्जना गूंज रही थी। हम इस पड़ताल को खजाने के स्थान के बारे में संतोषजनक उत्तर के साथ समाप्त नहीं करते, बल्कि अतीत को देखने के हमारे नजरिए में एक स्थायी परिवर्तन के साथ समाप्त करते हैं। थटमोस द्वितीय का मकबरा इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी पुरातात्विक खोज में सबसे मूल्यवान तत्व वह नहीं होता जिसे हम छू सकते हैं, बल्कि वह होता है जो व्यवस्थित रूप से गायब हो गया है और जो वहां होना चाहिए था। 1.4 मीटर ऊंची पत्थर की सीढ़ी रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी रहेगी, जो हमें याद दिलाती है कि मिस्र की रेत के नीचे इतिहास को उन हाथों द्वारा लादा और स्थानांतरित किया जा रहा है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। इसे देखने वाले के मन में गहन चिंतन की अंतिम अवस्था उत्पन्न होती है। हम स्वीकार करते हैं कि हमें 3500 साल पुरानी संरचना ने धोखा दिया है। मकबरे C4 का खालीपन ही इसे बनाने वालों की सबसे बड़ी सफलता है। रहस्य सोने और चांदी में नहीं छिपा है, यह 1.4 मीटर के उस माप में निहित है जो अब तक की सबसे बड़ी शाही निकासी की अंतिम सीमा थी।